Hello dear students, welcome back to Wings Ek Udan. So we were discussing some topics of general science component. Last video lecture में हमने MCQs डिस्कस किए थे related to nutrition and its types. So इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जनरल साइंस का and the new topic is transportation of food and minerals in plants. प्लांट्स में किस तरह से वाटर, मिनरल्स एंड फूड का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्या पूरा प्रोसेस रहता है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वही आज हम डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट. सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर एंड मिनरल्स अकर इन प्लांट्स. आप देखते हैं कि जब भी हम पौधों को पानी देते हैं वी जनरली वी स्प्रिंकल इट ऑन द रूट्स, है ना. हम रूट्स में उनको देते हैं, जड़ों की तरफ मिट्टी में हम पानी डालते हैं और वहीं से वो पानी सारा का सारा फिर प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है, उसके फ्लावर्स तक, लीव्स तक, स्टेम तक जाता है. ठीक है. सिमिलरली फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट के एक पर्टिकुलर पार्ट में होता है, दैट इज लीव्स. प्लांट के जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि फूड बनता है एंड लेटर ऑन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर एनर्जी जनरेशन. ठीक है. तो इसी प्रोसेस को जिस तरह से हमारी बॉडी में भी, अगर आप ह्यूमन बॉडी की भी बात करें तो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अवर other parts, and then that digested food is absorbed and assimilated and these energy is utilized by the rest of the cells. Similarly plants में भी एक particular location में पानी दिया जाता है, एक particular location में food बनता है और फिर वो rest of the parts of the plants में जाता है. ठीक है. So कौन सा पर्टिकुलर टिश्यू है जो वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है एंड व्हाट पर्टिकुलर टिश्यूज हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, लेट अस डिस्कस. सो द जाइलम टिश्यू, जो टिश्यू वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है प्लांट्स में, दैट इज कॉल्ड एज अ जाइलम टिश्यू. ठीक है. उसका नाम है जाइलम टिश्यू. और इन दोनों को कलेक्टिवली, एक हो गया आपका जाइलम एंड द अदर वन इज फ्लोएम. ठीक है. So xylem help in the transportation of water and minerals और phloem जो है it helps in the transportation of food. पानी जड़ों में दिया जाता है, xylem की हेल्प से वो पानी और वो मिनरल जो मिट्टी से लिए जाते हैं वो सारे के सारे पार्ट ऑफ प्लांट्स में जाते हैं. और लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है, फूड बनता है और फिर वो लीव से वो नीचे रूट्स की तरफ भी वो खाना और अपर शूट की तरफ भी वो खाना जाता है. उसमें ये phloem रिस्पॉन्सिबल होता है. इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है वेस्क्यूलर बंडल. ठीक है. इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? वेस्क्यूलर बंडल. द जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द सॉइल टू द लीव्स. द रूट हियर टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल व्हिच इज देन ट्रांसफर्ड टू द लीव्स बाय ऑस्मोसिस थ्रू द टिश्यू जाइलम. सो क्या कह रही है ये स्टेटमेंट कि जो प्लांट होता है उसकी जो रूट्स रहती हैं उसमें छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ रूट हेयर. वो रूट हेयर पानी को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है. वो रूट हेयर वाटर से, सॉइल से वाटर को लेते हैं which is then transferred to the leaves by osmosis through the tissue xylem. फिर वो उन रूट हेयर से जो जाइलम टिश्यू है वो हेल्प करता है उस वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस. अब ये ऑस्मोसिस क्या है? देखिए, दो तरीके के प्रोसेस होते हैं. एक होता है आपका डिफ्यूजन, one is called diffusion and other is called osmosis. ठीक है. तो आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है. देखिए किस तरह से ये, अब जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ये तो सबको मालूम है ना. ये आप अगर सेकेंडरी विंग के स्टूडेंट से भी पूछेंगे दे आर अवेयर अबाउट इट. बट आजकल क्वेश्चंस आपको पता थोड़ा कंसेप्चुअल हो गए, तो इसी वजह से वो मल्टीपल स्टेटमेंट बना सकते हैं. जैसे कौन सा रूट का स्ट्रक्चर है जो वाटर ऑब्जॉर्व करता है, तो हमने देखा यहाँ पे दैट इज अ रूट हेयर. अब कौन से प्रोसेस से ये रेस्ट ऑफ द प्लांट्स में जाता है, डिफ्यूजन से कि ऑस्मोसिस से? सो इट इज गोज बाय द ऑस्मोसिस. सो डिफ्यूजन क्या है? एक होता है आपका डिफ्यूजन एंड द अदर इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में जो है देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट. देखिए अगर आप किसी मिक्सचर की बात करते हैं तो उस मिक्सचर में दो चीजें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, लिक्विड. जैसे अगर आपने पानी बनाया, मीठा पानी बनाया, तो पानी जो है दैट इज अ लिक्विड, लार्ज अमाउंट में है, उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट. और जो चीनी आपने उसमें ऐड की है दैट इज अ सॉल्यूट.
ठीक है, तो जो या आपने सॉल्टी वाटर बनाया, तो सॉल्ट जो है दैट इज अ सॉल्यूट एंड वाटर जो है वो है सॉल्वेंट। ठीक है, सो सॉल्वेंट ऑस्मोसिस में जो है ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट होता है एंड दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इसमें है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें ट्रांसफर होने के लिए एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सॉल्वेंट ट्रांसफर होता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि ये सेमी परमिएबल के मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन जो हर चीज को अपने आसपास से जाने नहीं देती, कुछ ही चीजों को अलाउ करती है टू पास थ्रू देम। ठीक है, तो सॉल्वेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई वाटर ट्रांसफर हो पा रहा है ना लीव्स में, वाटर इज अ सॉल्वेंट, है ना। तो सॉल्वेंट हो रहा है, सेमी परमिएबल में हो रहा है, और किस डायरेक्शन में हो रहा है? इट इज फ्रॉम द हायर solute concentration या higher solvent concentration to lower solvent concentration। ठीक है, higher concentration to lower concentration। ठीक है, जहां पे सॉल्वेंट की ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, अमाउंट है, वहां से इट विल मूव टूवर्ड्स द लेस अमाउंट। ठीक है, आपने मिट्टी में पानी डाला, ठीक है, जब पौधों को पानी दिया, मिट्टी में पानी डाला, तो मिट्टी में पानी की अमाउंट ज्यादा हो गया, तो अब वो पानी जो है इट विल मूव टुवर्ड्स द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जाइलम टिश्यू के थ्रू, वो रूट हेयर से होता हुआ इट विल मूव टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट जहां पे पानी की अमाउंट कम है। तो मूवमेंट किसकी हो रही है? सॉल्वेंट की। अब प्लांट के अंदर और बाकी चीजें भी होंगी, फूड पार्टिकल्स, बाकी मिनरल्स, वो सारी चीजें भी होंगी, लेकिन मूवमेंट किसकी हो रही है? वाटर की हो रही है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन किसका? हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ना डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन में मूवमेंट सॉल्यूट की होती है, इसमें सॉल्वेंट की है, लिक्विड की, इसमें सॉल्यूट की है, जो चीज उसमें मिक्स की गई, और इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती। There is no need of semi-permeable membrane. Again, it also transfer from higher solute concentration to lower solute concentration. दोनों ही हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, और जो चीज मूव कर रही है वही हायर कॉन्सेंट्रेशन से, अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रही है। क्लियर है? समझ में आया? अब आप ये जहां पे मैंने लिखा हायर कॉन्सेंट्रेशन, इसको थोड़ा ट्विस्ट करके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। जिस लिक्विड में सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा होगा, क्या वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा कि लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा? मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। आपके पास 2 गिलास मीठा पानी है, ठीक है, जिस गिलास में पानी ज्यादा और चीनी कम होगी, ठीक है, और एक गिलास में चीनी ज्यादा और पानी कम है, तो आप उन दोनों पानी में से किस पानी को कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे? सो जिसमें चीनी ज्यादा है दैट विल बी कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना, क्योंकि चीनी ज्यादा, सॉल्वेंट कम है। तो यहां पे आप इस चीज से कंफ्यूज ना हो, यहां पे हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की बात की गई है, हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की बात नहीं कही गई है, वो ऑपोजिट हो जाएगा। हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है और सॉल्वेंट का कम है। ठीक है, तो यह आप अपने नोट्स में कहीं पे लिख ले ताकि आपको ध्यान रहे। ऑस्मोसिस में देयर इज अ मूवमेंट फ्रॉम हायर concentration of solvent, ठीक है, टू लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से सॉल्वेंट कम की तरफ, और इसी को हम अलग वे में भी बोल सकते हैं, दैट इज फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन टू हायर कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब हुआ? जहां पे सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, तो हायर कॉन्सेंट्रेटेड मतलब वहां पे सॉल्यूट ज्यादा है आपका, लोअर कॉन्सेंट्रेटेड मतलब सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट यहां से आपका हायर कॉन्सेंट्रेटेड, टोटल उसका ऑपोजिट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके आप पूछ सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ द जाइलम। जाइलम क्या क्या मूव करता है? जाइलम हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। इट मूव्स वाटर मिनरल एक्वायर्ड फ्रॉम द डर्ट, मतलब मिट्टी से जो रूट हेयर्स है वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और वो ऑस्मोसिस के थ्रू ट्रांसफर करते हैं रेस्ट ऑफ द प्लांट्स को। द ट्रैक्टरी कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू आर अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड वाटर कंडक्टिंग सेल। तो जाइलम के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो उस पानी को और मिनरल्स को मूव करने में हेल्प करते हैं। सेकेंडरी जाइलम,
मोस्टली अगर आपने पेड़ देखे होंगे तो पेड़ों के जो ट्रंक होते हैं वहां पे आपने सर्कुलर पोर्शन में बार्क्स देखे होंगे, है ना, उनके तने जो है मोटे हो जाते हैं, ऊपर वाली जो स्किन होती है उनकी, दे आर इन द सर्कुलर पोर्शन. दैट इज बेसिकली व्हाट दैट आर सेकेंडरी जाइलम. Secondary xylem make up the majority of mature stem or root in woody plants, and it develops when the plant grow in girth and produces a ring new xylem around the main xylem tissue. तो प्राइमरी जाइलम ऐसा होता है जब ये मैच्योर हो जाता है, ये बाहर की तरफ मूव करने लगता है. इस तरह से आपको स्ट्रक्चर ट्रंक पे देखने को मिलेंगे पेड़ के. तो ये जो सर्कुलर पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी जाइलम. ठीक है, इससे जो है ना जो थिकनेस होती है पेड़ की वो बढ़ती जाती है. जैसे जैसे पेड़ मैच्योर होता है उसमें सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट बढ़ता जाता है. नेक्स्ट इज फ्लोएम. ठीक है, अब वेस्कुलर टिश्यू है, मैंने आपको बताया दोनों को ही जाइलम और फ्लोएम टुगेदर आर नोन एज अ वेस्कुलर बंडल. इंडिविजुअली दे आर वेस्कुलर टिश्यू. ठीक है, तो फ्लोएम क्या है? फ्लोएम इज अ काइंड ऑफ plant vascular tissue that transport food produced in leaves during photosynthesis to rest of the plant. तो जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स को कर रहा है, और प्लांट जो है वो क्या कर रहा है, जो फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसफर कर रहा है. अब आप इस चीज से, आप इतनी ही स्टेटमेंट से एक अंदाजा लगाइए. पानी आप सिर्फ रूट्स को दे रहे हैं, रूट से पानी बाकी रेस्ट ऑफ द प्लांट्स में जा रहा है. प्लांट के बाकी पार्ट्स रूट्स के अलावा सारे एक ही डायरेक्शन में पड़ते हैं. इस तरह से प्लांट होता है, इसका रूट नीचे होती है. ठीक है, और आपका यहां से पानी एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, है ना. पानी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. अब रूट से और नीचे तो नहीं जाएगा, इट विल मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन. नाउ अगर हम प्लांट की बात करें, उसके लीव्स की बात करें, तो लीव्स कहीं यहां पर है. ठीक है, अब लीव्स जो फूड बना रहे हैं वो फूड को यहां से रूट्स की तरफ भी ट्रांसफर करेंगे और यहां से इसके शूट की तरफ भी ट्रांसफर करेंगे, टॉप क्राउन ऑफ द प्लांट की तरफ भी ट्रांसफर करेंगे. तो जाइलम जो है इट हेल्प इन अ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल. एक और पॉइंट आपका इसी से बन जाता है, दैट इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग. जाइलम हेल्प्स इन अ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट और फ्लोएम हेल्प इन द बाई डायरेक्शन. ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द रूट्स एंड टुवर्ड्स द शूट. Phloem fiber, sieve elements and phloem parenchyma cells are all type of specialized cells found in phloem. ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि फ्लोएम के अंदर जो अलग अलग तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, हम उनके नाम को भी एक बार गो थ्रू कर लेंगे ताकि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो वी कैन हैंडल देम. All vascular plant including seedless club mosses and ferns contain phloem. सारे के सारे वेस्कुलर प्लांट्स इंक्लूडिंग द सीडलेस, ऐसे प्लांट जिनमें सीड्स नहीं होते, उनमें भी फ्लोएम पाया जाता है. Now, what is the process transfer of food called as? ये तो हमने समझा कि फ्लोएम जो है लीव से फूड को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है टू द शूट एंड टू द रूट आल्सो बाय डायरेक्शन. लेकिन उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट इट डाउन. ठीक है, इसी से स्टेटमेंट्स बनेंगी आपकी, इसी से मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में होता है, कौन करता है, इज इट अ वेस्कुलर बंडल, कौन कौन से प्लांट्स में ये पाया जाता है ना, और क्या इस टर्म को कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज द ट्रांसलोकेशन. Plant move carbohydrate from area with abundant carbs such as mature leaves to area where they are needed by the phloem. Photosynthesis produce energy rich carbon molecule and transfer it to the various tissues and organs. Same tissue. ठीक है. The phloem also carries amino acid. अब यहाँ से आपकी एक और स्टेटमेंट बन सकती है कि ये जो फ्लोएम है ये क्या क्या चीजों को ट्रांसफर करते हैं. तो हमने देखा दिस हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो. ठीक है, कार्बन रिच मॉलिक्यूल्स को भी ट्रांसफर करते हैं एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड्स. ठीक है, और ये कंपाउंड्स जो हैं रूट को, फ्रूट को, सीड स्टोरेज ऑर्गन और ग्रोथ ऑफ ऑर्गन सभी के लिए ट्रांसफर होते हैं. रूट्स को भी होते हैं, शूट में भी होते हैं, फ्लावर को भी होते हैं, सब जगह जहां जहां एनर्जी नीडेड है प्लांट की ग्रोथ के लिए ये वहां वहां ट्रांसफर होते हैं. ना तो प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. अब ये इन बिटवीन मैंने क्यों डाला है? क्योंकि हमें समझना है कि किस तरह से जाइलम और फ्लोएम का प्रोसेस हो रहा है, किस तरह से ट्रांसफर ऑफ फूड और वाटर जो है वो हो पा रहा है. ठीक है, तो उसके लिए हमें इस प्रोसेस को जानना भी जरूरी है. ट्रांसपीरेशन बेसिकली क्या होता है? वाटर लूज करने का एक प्रोसेस है प्लांट्स के थ्रू, जिसकी वजह से प्लांट जो है अपना टेम्परेचर रेगुलेशन करते हैं. जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कूलिंग इफेक्ट लाने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर को अपने लीव्स की सरफेस पे वो आ जाता है और जब सूरज की किरणें पड़ती हैं और वो इवेपोरेट होता है तो वो एक कूलिंग इफेक्ट लाता है. और जब ये इवेपोरेट होता है तो एक सक्शन पुल भी क्रिएट करता है. वाटर वुड गेट
evaporated from the leaves of the plants, it create a suction pull, एक तरह का upward pull ये create करता है, ठीक है. The loss of water in the form of water vapors from the aerial part of plant is known as transpiration. ठीक है, तो पानी का लूज होना, एक्सेस वाटर का लूज होना फ्रॉम द एरियल, जो भी ओपन, जो भी एक्सपोज पार्ट ऑफ प्लांट्स है वहां से, उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं. इट मेनली अकर्स थ्रू द स्टोमेटा. लीव्स के डॉर्सल सरफेस में ये पर्टिकुलर सेल्स पाए जाते हैं, स्टोमेटा. ठीक है, इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के सेल जिनको कहते हैं गॉड सेल्स. ठीक है, किडनी शेप्स होते हैं ये इस तरह से. ठीक है, तो ये ओपन और क्लोज होते हैं, ओपन और क्लोज होते हैं, उनकी वजह से पानी का लॉस होता है. ठीक है, जब ये क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, उनकी वजह से जो है ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है. ये फोटोसिंथेसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हमने एमसीक्यूज में भी ये इनको डिस्कस किया था. ठीक है, सो 80 to 90% ऑफ जो ट्रांसपिरेशन है, 80 to 90% ऑफ एक्सेस वाटर लॉस जो है वो स्टोमेटा के थ्रू हो जाता है. ठीक है, बाकी जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे आपका ट्रांसपिरेशन हो रही है, सिर्फ लीव्स पे ही हो रही है, और भी जगहों पे होती है, जैसे थ्रू द क्यूटिकल्स एंड लेंटिकल्स. स्टेम्स के पोर्शन है ये, स्टेम की आउटर कवरिंग आप एक तरह से कह सकते हैं. तो क्यूटिकल और लेंटिकल से भी ट्रांसपिरेशन होती है. तो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ट्रांसपिरेशन अकर ओनली इन द लीव्स, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग हो जाएगा. लेंटिकल्स में भी होता है, क्यूटिकल्स में भी होता है. अब फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. मैंने आपको बताया कि जब लीव्स की सरफेस से पानी जो पानी के ड्रॉप्स है ये इवेपोरेट होते हैं, तो इट क्रिएट अ सक्शन पुल. वही सक्शन पुल वाटर के अपवर्ड मूवमेंट का, जाइलम के थ्रू वो जो अपवर्ड मूवमेंट होती है पानी की, रूट से स्टेम तक, स्टेम से लीव्स तक, लीव्स से शूट तक, दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसपिरेशन, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सक्शन पुल. ठीक है, सो ये ट्रांसपिरेशन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. It helps in temperature regulation. The plants are protected from the burning due to transpiration. मैंने आपको बताया कि इवेपोरेशन जब होती है वाटर की, एक्सेस वाटर की, तो एक कूलिंग इफेक्ट रिलीज होता है. जैसे आपको पसीना आता है, आप फैन के नीचे बैठते हैं, तो जैसे ही वो पसीना सूखता है तो आपको ठंडक महसूस होती है ना. दैट इज द इवेपोरेशन प्रोसेस ना, तो उससे कूलिंग इफेक्ट आता है. सिमिलरली प्लांट्स में ऐसा होता है. ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन बोल, देखिए जो छोटे प्लांट्स होते हैं ना, वहां पे तो सिर्फ जाइलम आराम से रूट्स से शूट तक पानी पहुंचा देता है, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा ऊपर तक पानी को खींचना नहीं है. बट जो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, बहुत हाइटेड प्लांट्स होते हैं, वहां पर जाइलम के साथ साथ एक ट्रांसपिरेशन जो पुल है, ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है, उसकी वजह से जो पुल क्रिएट होता है वो उसकी अपवर्ड मूवमेंट पे हेल्प करता है. ठीक है, तो आपके स्टेटमेंट पे ये आंसर आ सकता है कि ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर बाय द जाइलम. तो यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, और हमेशा नहीं, छोटे प्लांट्स में नहीं, इट इज ओनली इन द हाइटेड प्लांट्स. सो जाइलम की अगर हम बात करें, जाइलम इज अ पैसिव प्रोसेस. ठीक है, वो एक पैसिव प्रोसेस है. कौन सा प्रोसेस है? पैसिव. उसमें कोई एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है. आप यहां देख सकते हैं जाइलम उसे मूव कर रहा है, ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है. ऑस्मोसिस एक नॉर्मल प्रोसेस है, एनर्जी यूटिलाइजेशन उसमें नहीं होती है. सॉल्वेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ठीक है, और दूसरा इसमें जो एडिशनल पुल क्रिएट करता है वो ट्रांसपिरेशन है. तो ट्रांसपिरेशन में भी किसी तरह की एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है. सो इट इज अ पैसिव प्रोसेस. नाउ जिस तरह से हमने मूवमेंट ऑफ फूड की टर्म को समझा, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलोकेशन, उसी तरह से ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है उसे कहा जाता है असेंट ऑफ सैप. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आई थिंक अभी जो आपका एग्जाम हुआ था इंस्पेक्टर का, आई थिंक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, तो इसमें ये स्टेटमेंट पूछा गया था असेंट ऑफ सैप से रिलेटेड. यूनिडायरेक्शनल एंड बाइडायरेक्शनल, आई थिंक द सेम कंटेंट वाज आस्क्ड देयर. ठीक है, सो असेंट ऑफ सैप, ट्रांसलोकेशन हो गया आपका फूड की मूवमेंट, और असेंट ऑफ सैप हो गया आपकी वाटर एंड मिनरल्स की मूवमेंट. क्लियर है? प्लांट्स रिक्वायर वाटर एंड मिनरल फॉर मेकिंग फूड एंड परफॉर्मिंग अदर फंक्शन. प्लांट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू द रूट्स, और रूट्स का भी कौन सा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर? दैट इज रूट हेयर. ठीक है, द वाटर हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. दिस अपवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड ascent ऑफ सैप. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ सैप एज इट कंटेन मैनी डिसॉल्व्ड मिनरल. असेंट का मतलब होता है मूवमेंट, ऊपर जाना. ठीक है, असेंट. सो असेंट तो सिंपल टर्म हो गया, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी, ऊपर जाना. सैप क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि सिर्फ पानी नहीं होता, पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं. असेंट ऑफ सैप इन्वॉल्व्स रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल. ठीक है, तो रूट्स के अंदर जो प्रेशर है, ऑस्मोसिस के थ्रू जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से मूवमेंट हो रही है. और दूसरा जो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो है ट्रांसपिरेशन पुल.
नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर जाइलम, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जाइलम के, जो हमें समझने हैं, जो हमें ध्यान में रखने हैं, जिसमें से मे भी दे कैन आस्क क्वेश्चन. तो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट टिश्यूज या कंपोनेंट ऑफ जाइलम टिश्यू. जाइलम के जो इंपॉर्टेंट टिश्यूज हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं. क्या क्या है? जस्ट अ सेक. यस, ओके. सो फर्स्ट इज जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकेट्स. ये देख सकते हैं आप वेसल, ये जो सेंट्रल पोर्शन है जहां से पानी मूव कर रहा है. फिर जाइलम ट्रैकेट्स, ट्रैकेट्स ये जो साइड में बॉर्डर्स में जो है सेल्स, उनको ट्रैकेट्स कहते हैं. देन जाइलम फाइबर्स, फाइबर ये जो इन दोनों पोर्शन को, ट्रैकेट्स और वेसल्स को सेपरेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ फाइबर. देन जाइलम पैरेन्काइमा, दैट इज द आउटर लेयरिंग. पैरेन्काइमा इज ऑलवेज अ पैरेंट टर्म इज यूज्ड फॉर द आउटर कवरिंग, ठीक है. तो पैरेन्काइमा इज आउटर कवरिंग. फाइबर जो है वो आपके वेसल्स और ट्रैकेट्स को सेपरेट करता है. वेसल इनर मोस्ट पार्ट है एंड ट्रैकेट्स इज द आउटर मोस्ट पार्ट, ठीक है. अब इनमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान रखनी है वो ये कि जाइलम इज कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है. कौन कौन से? जाइलम बायसेल्स, फाइबर्स, ट्रैकेट्स एंड पैरेन्काइमा. इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो सारे प्लांट जिसमें फ्लावर्स आते हैं, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकेट्स बोथ कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स. जिन भी पौधों में फूल आते हैं उसमें पानी, वेसल और ट्रैकेट्स दोनों मिलकर मूव करते हैं पानी को, ठीक है. इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट वेसल्स आर एब्सेंट, ट्रैकेट्स आर द ओनली कंडक्टिंग सेल. जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें वेसल्स नहीं होते, सिर्फ ट्रैकेट्स ही पानी को मूव करते हैं. तो दिस यू कीप इन अ माइंड, ये आपके स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है. तो फ्लावरिंग प्लांट में वेसल्स और ट्रैकेट्स. तो अगर पूछे कि जाइलम के सभी सेल्स में से कौन से सेल हैं जो एक्चुअली कंडक्ट करते हैं, तो वो वेसल है और ट्रैकेट्स है. फाइबर तो इसको सेपरेट कर रहा है और पैरेन्काइमा तो आउटर लेयर है, ठीक है. तो वेसल्स एंड ट्रैकेट्स. फ्लावरिंग प्लांट में वेसल और ट्रैकेट्स आपके दोनों ही कंडक्ट करते हैं, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में आपके जो वेसल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं, सिर्फ ट्रैकेट्स ही जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को. In xylem tissue, vessels and tracheids of roots, stems and leaves are interconnected to form continuous system to form a conducting channel type. So plant में क्या होता है कि ये जो आपके vessels हैं और ये जो tracheids हैं, चाहे वो leaves के हो, stems के हो, roots के हो, ये आपस में interconnected होते हैं, एक तरह का single going channel बनाते हैं, ठीक है. ऐसे ये आपस में जुड़े हुए हैं तो single movement easily हो पाता है. लीव्स के वेसल्स, ट्रैकेट्स, स्टेम के, रूट्स के, दीज आर आपस में कनेक्टेड एंड दे फॉर्म अ इंटरकनेक्टेड कंडक्टिंग चैनल. क्लियर? चलिए, देन कम्स द ओके. इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने ना डिस्कस किया हो तो वी कैन रीड इट वंस. द वाटर एंड मिनरल्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय लैंड प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल वेयर इट इज प्रेजेंट. इट इज we know about it. Then the main water and minerals absorbing organ are root hairs. ये भी हमने डिस्कस किया कि एक्चुअल में रूट का कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करता है, दैट इज रूट हेयर. द रूट हेयर आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द फिल्म ऑफ वाटर इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है. सो रूट के ऊपर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं रूट हेयर, वो पानी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं मिट्टी के अंदर, और उनमें पानी आता कैसे है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. मिट्टी से रूट हेयर के अंदर कैसे आ रहा है? ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है. सो व्हाट यू नीड टू कीप इन अ माइंड कि रूट हेयर्स जो होते हैं डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, जो वाटर है सॉइल के अंदर उसके कांटेक्ट में होते हैं डायरेक्टली, एंड देन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वो पानी मिट्टी से जो है रूट्स के अंदर आता है, ठीक है. एंड देन रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू वो द रेस्ट ऑफ द पार्ट में ट्रांसफर होता है. तो मूवमेंट ऑफ वाटर जो है इट्स अ पैसिव प्रोसेस, इट इज नॉट एन एक्टिव प्रोसेस. उसमें किसी भी तरह की एटीपी की जरूरत नहीं होती, एनर्जी की जरूरत नहीं होती. दिस यू नीड टू कीप इन माइंड. तो रूट प्रेशर बेसिकली है क्या? रूट प्रेशर विद व्हिच द वाटर इज पुश्ड अप इन द जाइलम ऑफ द रूट इज कॉल्ड एज अ रूट प्रेशर. इट इज डेवलप्ड इन जाइलम ड्यू टू द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द रूट सेल, ठीक है. रूट प्रेशर जो उसमें बनता है ये बेसिकली क्यों क्रिएट होता है कि जो रूट के जो सेल्स हैं जब वो उनके अंदर उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है विच हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर. रूट प्रेशर एक्सप्लेन द ट्रांसफर ऑफ वाटर टू द लीव्स एंड अदर पार्ट इन केस ऑफ श्राउट प्लांट्स लाइक द हर्बिशियस प्लांट. जो श्रब्स होते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे तुलसी का पौधा हो गया है ना, मिंट का हो गया, छोटी हाइट के हुए, सो वो रूट प्रेशर के थ्रू इजिली ट्रांसफर हो जाएंगे. बट बाकी जो टॉल प्लांट्स हैं उसमें आपको ट्रांसपिरेशन पुल की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है.
Okay, now the transportation of food में sugar, amino acid and other substances are translocated. तो ध्यान रखेंगे क्या क्या चीजें translocate हो रही हैं. Sugar, amino acid, all these things are being transferred in the plant. Transport of food from leaves to different part of the plant is termed as translocation, or it occur in both the direction. Upward and downward दोनों डायरेक्शन में होता है, क्योंकि लीव्स बना रहे हैं तो ऊपर शूट को भी चाहिए, रूट्स को भी चाहिए. ठीक है. और translocation of food takes place in seed tubes with the help of adjacent companion cell of phloem cells. So phloem tissue के कौन-कौन से सेल्स हैं, उसमें भी 4 सेल्स होते हैं. उनमें से कौन सा सेल ट्रांसफर ऑफ फूड में हेल्प करता है, वो 2 हैं. एक है आपका सीड ट्यूब और एक है आपका कंपेनियन सेल. जिस तरह से जाइलम में एक जाइलम वेसल्स होते हैं और जाइलम ट्रैकेट्स होते हैं, उसी तरह से फ्लोएम में देयर इज सीड ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल. ठीक है. तो हियर यू कैन सी द components of phloem tissue. These are the 4 important component of phloem tissues: sieve tubes, companion cell, phloem parenchyma and phloem fibers. Parenchyma is same, जैसे जाइलम में था आउटर कवरिंग को कहते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी आउटर कवरिंग को phloem parenchyma कहते हैं. जो इंपॉर्टेंट टिश्यूज है, जो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं, जो ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, दैट इज sieve tubes एंड कंपेनियन सेल. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज in phloem tissue except for phloem fibers all cells are living. ठीक है. फ्लोएम के अंदर जो भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उसमें फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी सारे सेल लिविंग होते हैं. फ्लोएम फाइबर जो होता है इट इज अ डेड सेल. ठीक है. और ट्रांसफर में कौन हेल्प करता है? सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल. यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ सीव एलिमेंट और उसके साथ में जो सेल्स पाए जाते हैं दैट इज सीव ट्यूब. ठीक है. सो दैट वाज अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स. ठीक है. इतना ही आपको इसमें ध्यान में रखना है. कौन कौन से टिश्यू हैं, वेस्कुलर बंडल किसे कहते हैं, वो किस तरह से मूवमेंट करते हैं, क्या ये एक्टिव प्रोसेस है, क्या ये पैसिव प्रोसेस है, किस तरह से मूवमेंट होती है, जाइलम के कौन से कंपोनेंट सेल्स हैं, फ्लोएम के कौन से कंपोनेंट सेल्स हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर को क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ फूड को क्या कहते हैं. ठीक है. कौन कौन सी डायरेक्शन में ये होता है, दैट इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. अब इसी के साथ एक और टॉपिक जो था वो मेंशन था, दैट इज ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. सो लेट अस डिस्कस दैट आल्सो. ठीक है. जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन 2 तरीके का होता है. देखिए 2 चीजें हैं, एक है ब्रीदिंग, एक है रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग का सिंपल मतलब होता है सांस का लेना और सांस का छोड़ना, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. सिंपल. रेस्पिरेशन का मतलब होता है उस ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी को जनरेट करना, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों डिफरेंट है. ब्रीदिंग सिंपल एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन एनर्जी जनरेशन हो रही है, वहां पे दैट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस. ठीक है. तो रेस्पिरेशन को जब हम क्लासिफाई करते हैं वो 2 तरीके की होती है, एक एरोबिक, एक एनारोबिक. रेस्पिरेशन दैट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन करके एनर्जी की रिलीज करना और सेल्स का उनका यूज करना, दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन. और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब होना, दैट इज कॉल्ड एज एनारोबिक रिएक्शन. ठीक है. सो एरोबिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल. तो सारे हाई लिविंग सेल्स जो हैं, एंटिटीज सॉरी, हाई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, उन सभी में रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और वो एरोबिक होती है. Food molecules are completely oxidized into carbon dioxide, water and energy is released. ऑक्सीजन का यूज करके फूड को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाता है, एनर्जी को रिलीज किया जाता है और उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है. दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल हायर ऑर्गेनिजम्स एंड इट रिक्वायर ऑक्सीजन. ऑन द अदर हैंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक एंटिटीज सच एज यीस्ट एंड बैक्टीरिया में होती है. हायर ऑर्गेनिजम्स में भी होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, बट कुछ यूनिक केसेस में जब आप हाई स्ट्रेनस एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, जब उतनी स्पीड से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाती जितने अमाउंट में हमें एनर्जी चाहिए, तो एट दैट टाइम हमारे मसल सेल जो है एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अदरवाइज जो लोअर एंटिटीज है, प्रोकैरियोटिक है, जैसे यीस्ट हो गया या बैक्टीरिया हो गया, वो एनारोबिक रेस्पायर करते हैं और ये उनके साइटोप्लाज्म में होता है. लेसर एनर्जी रिलीज होती है बिकॉज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का. एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है दैट इज लेस. ठीक है. तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे. अगर
दोनों के डिफरेंस में आता है, तो ज्यादा एनर्जी एरोबिक में होती है एंड लेस इज इन एनारोबिक। और एनारोबिक रिएक्शन में जो रिलीज होता है दैट इज इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन। इथाइल अल्कोहल रिलीज होता है, ठीक है, जिसको इवन आप देखेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जब स्ट्रीनस एक्टिविटी करते हैं तो उस वक्त हमें पेन या एक तरह से स्पैम जैसा भी फील होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ इथाइल अल्कोहल। क्लियर? सो प्लांट्स में रेस्पिरेशन की बात करें तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन अलग अलग पार्ट्स में होती है। डिफरेंट डिफरेंट स्टेम्स भी रेस्पायर करते हैं, लीव्स भी रेस्पायर करते हैं, रूट्स भी रेस्पायर करते हैं। एंड फोटोसिंथेसिस प्लांट में सिर्फ और सिर्फ दिन में होता है ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो प्लांट्स 24/7 रेस्पायर करते हैं। और रेस्पिरेशन इसी तरह से होती है, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का देना। इसीलिए आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना। क्यों? क्योंकि वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, बिकॉज दे रेस्पायर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वो ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन डिफरेंट प्लांट पार्ट्स सिग्निफिकेंटली लेस एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस, हेंस ईच पार्ट नरिशेस एंड फुलफिल्स इट्स ओन एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो अलग अलग प्लांट जो है वो खुद अपनी एनर्जी की नीड को फुलफिल करने के लिए रेस्पायर करता है। Consequently, leaves, stems, roots of plants separately exchange gases. ठीक है, तो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो प्लांट के अलग अलग पार्ट में सेपरेटली होता है। कहां कहां पर? लीव्स में, स्टेम्स में एंड रूट्स में। लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं, जो स्टोमेटा मैंने आपको बताया जिनके थ्रू ट्रांसपिरेशन फुल भी होता है, वही है। उसी में गार्ड सेल्स होते हैं, ओपन एंड क्लोज जब होते हैं तो उसमें से भी रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, देन रूट में रूट हेयर्स एंड स्टेम्स में देयर आर क्यूटिकल्स। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं, छोटी सी ओपनिंग होती है डॉर्सल सरफेस में। ये भी आप याद रखेंगे कि लीव्स की कौन सी सरफेस पे ये होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डॉर्सल सरफेस। नीचे वाली जो सरफेस होती है वहां पे होते हैं टाइनी पोर्स, जिनको स्टोमेटा कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज में अक्कर करते हैं और डिफ्यूजन के थ्रू ये एक्सचेंज होता है। डिफ्यूजन का मतलब हो गया हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो है एक्सचेंज होता है। गॉड सेल्स जो है इसकी ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, देन देखिए इंफीरियर सरफेस को ही डॉर्सल सरफेस कहा जाता है। नीचे वाली सरफेस जो होती है दैट इज कॉल्ड एज अ डॉर्सल सरफेस। देन रूट्स में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, दैट इज द स्पेसेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स absorb air from the air gaps places found between the soil particles, and absorbed oxygen through root is utilized to liberate the energy that in future is used to transport salts and minerals from the soil. तो जो root hairs हैं basically that help in the exchange of the gases because वो soil के अंदर पाए जाते हैं और soil के particles के बीच में जो spaces होती है वहां पे air trapped होती है। इसीलिए तो प्लोइंग वगैरह की जाती है ना, कोई भी आपको प्लांट उगाना हो या कभी भी कहीं पे भी एग्रीकल्चर करना हो तो यू नीड टू प्लो। पहले मिट्टी को जो है जोता जाता है ना, ताकि वो थोड़ी सी लिबरेट हो जाए, लूज हो जाए, ताकि उसमें स्पेसेस बन जाए और एयर उसके अंदर ट्रैप हो जाए, है ना। तो वहीं से वही एयर का जो है यूटिलाइजेशन करती है रूट्स फॉर द रेस्पिरेशन। एंड देन कम द स्टेम्स। So the air in case of stem diffuses into the stomata and moves through different parts of the cell to respire. During this stage, the carbon dioxide liberate is also diffused through the stomata. Lenticles are known to perform gaseous exchange in woody or higher plants. ठीक है, तो छोटे प्लांट जिनकी स्टेम्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। बट जो वुडी प्लांट है जिनका बाक बहुत थिक होता है, वहां पे लेंटिकल्स जो है आउटर जो थिन कवरिंग होती है उनकी, वो हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो रूट्स में रूट हेयर, लीव्स में स्टोमेटा and stems में lenticles, they help in the respiration. Now as we have talked about the respiration in plants, so let us discuss something about the respiration in human beings also. This is the respiratory system of human. ठीक है, शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये हमारे nasal cavity से, nostril से स्टार्ट होता है and then it leads to the जो nostril leads to the pharynx. ठीक है, जो posterior part of nasal cavity होता है that is pharynx, and then it leads to finally the trachea. ठीक है, ट्रैकिया और हमारा जो ईसोफेगस होता है, देयर इज अ टू पाइप्स। ठीक है, हमारी एक पाइप जो नोज से नीचे जा रही है और एक हमारे माउथ से नीचे जा रही है।
सो जो हमारी इसोफेगस और ट्रैकिया होता है, दे आर वेरी क्लोज टू वन अनदर। इसीलिए आपने सुना होगा, ये कहा जाता है कि खाते हुए कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बात करें तो हो सकता है कि फूड पार्टिकल जो है वो हमारी विंड पाइप में जो है जाके फंस जाए, है ना, और इट कैन लीड्स टू द सीवियर केसेस ऑल्सो। तो फूड पाइप इज इसोफेगस, विंड पाइप इज ट्रेकिया। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो विंड पाइप में खाना ना जाए उसके लिए वहां पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसकी ओपनिंग को क्लोज करके रखता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो एपिग्लॉटिस बेसिकली क्लोजेस द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप व्हाइल वी ईट और व्हाइल वी आर ईटिंग और ड्रिंकिंग। ठीक है, ताकि पानी और खाना हमारी पाइप में ना जाए। बट जैसे ही हम बात करने लगते हैं, दिस एपिग्लॉटिस रिमूव्स, क्योंकि बात करते हुए वी नीड मोर ऑक्सीजन ना, सो इट रिमूव्स। सो तब चांसेस होते हैं कि खाना जो है हमारा गलती से विंड पाइप में चला जाए। ठीक है, सो बेसिकली विंड पाइप इज ट्रैकिया। ट्रैकिया में ये जो रिंग्स आप देख रहे हैं, ये रिंग्स प्रेजेंट होती है ताकि ट्रैकिया जब हम एक्सहेल करें तो ये डिफ्लेट ना हो जाए, ये कंस्ट्रक्ट ना हो जाए। ठीक है, देन ट्रैकिया लीड्स टू टू पार्ट्स जिनको कहा जाता है ब्रोंकस। ठीक है, ट्रैकिया जो है एक सिंगल ट्रैकिया, इट लीड्स टू टू पार्ट्स व्हिच इज कॉल्ड एज अ ब्रोंकस, और ब्रोंकस फिर ब्रांचेस होता है छोटे छोटे स्ट्रक्चर में जिनको कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। ठीक है, पहले ब्रोंकस, देन ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकस के लास्ट में जो एक एयर स्पेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे दिस विल लीड्स टू स्मॉल ब्रांचेस, एंड इनके एंड में देयर विल बी एयर फील्ड स्ट्रक्चर्स जिनको एयर सैक्स कहा जाता है। तो ट्रैकिया विल divide into bronchus will divide into bronchi, and they will finally end up in the air sac जिनको कहा जाता है alveoli। क्या कहा जाता है? alveoli। so it is the last structure of respiratory tract, आप एक तरह से कह सकते हैं ये हमारे लंग्स हैं। लंग्स के अंदर जब ब्रोंकस एंड करते हैं वो फिर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस में, और उन ब्रांचेस का जो एंड है वो एयर फील्ड स्ट्रक्चर है, एयर सैक है, जिसको alveoli कहते हैं। And this is a structure where exchange of gases takes place. तो एक्चुअल में हमारे लंग्स में which part में exchange of gases होता है? That is in alveoli. ठीक है, यहीं पर आके ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड दे जाता है और ऑक्सीजन दे जाता है। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ब्लड में ऐसा क्या होता है जो ऑक्सीजन के ट्रांसफर में या ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, ऑल्दो रेस्पिरेशन जो है सिलेबस में अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मेंशन किया गया, बट फिर भी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है ह्यूमन बींग्स में भी रेस्पिरेशन का, कि इन केस इसमें से एक क्वेश्चन आता है। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ह्यूमन बींग्स में, एनारोबिक तब होती है जब स्ट्रेनस एक्टिविटी होती है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे टेक प्लेस होता है? अल्वियोलाई में। ठीक है, एयर फील्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और स्ट्रक्चर क्या है? शुरुआत होती है नेजल कैविटी से, इट लीड्स टू फेरिंक्स, देन ट्रेकिया, trachea divided to bronchi, and then bronchi further divided to bronchioles and in air sac structure that is called alveoli। ठीक है, and this is right and left structure। और ये जो नीचे आप पोर्शन देख रहे हैं that is called as diaphragm। जब हम सांस लेते और छोड़ते हैं तो इस डायफ्राम की मूवमेंट की वजह से ही बाहर से हवा अंदर और अंदर की हवा बाहर जाती है। ये बेसिकली प्रेशर में चेंजेस लाता है हमारे लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से बाहर की हवा अंदर आ पाती है और अंदर की बाहर जा सकती है। अगर ये डायफ्राम नहीं होता, इसकी मूवमेंट नहीं होती, तो ये मूवमेंट ऑफ एयर एक्सहेलेशन और इनहेलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो एक तरह से मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये, बीनीथ द लंग्स पाया जाता है, और इसी की मूवमेंट की वजह से प्रेशर चेंजेस होते हैं लंग्स के अंदर और मूवमेंट ऑफ एयर होता है। क्लियर? सो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई to explain it in the next lecture. So that is it from my side. Thank you very much. Take care and keep working hard.